तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी लोग वहां पर जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि फेंग और जैंग में फाइट होने वाली है। हमारा फेंग अपने आसपास देख रहा है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और सभी लोग वहां पर बातें कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जैंग जो है वो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जैंग कल्टिवेटर है जबकि फेंग ने कभी कल्टिवेशन नहीं की। हमारा फेंग उन सभी लोगों को देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, इसी वजह से मार्केट में कुत्तों को इस तरह से सरेआम नहीं फिरना चाहिए, इनको यहाँ पर पट्टा बांध कर रखना चाहिए। देखो तो यहाँ पर 5 कुत्ते जहाँ पर सरेआम बाजार में घूम रहे हैं, किसी को काट लिया तो क्या होगा। हमारा फेंग यहाँ पर ये बात करता है तो उसी के साथ बाकी के सभी लोग अंदर अंदर हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा इसका मुंह कितना तेज चलता है। फेंग जो कि सिर्फ एक कचरा है लेकिन इसके बावजूद इसने सभी इनकी इंसल्ट कर दी, यंग मास्टर जैंग और उसके साथियों के इंसल्ट कर दी। लेकिन अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है वो हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि यंग मास्टर जैंग जो है इसके ऊपर अटैक जरूर करेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। तो यंग मास्टर जैंग उसे कहता है कि कचरे कहेंगे, तुम्हें यहाँ पर अपने स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की। इसी के साथ ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। तो जैसे ही वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारा फेंग जो होता है उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मारता है लेकिन हमारा फेंग बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। सभी देखने वाले कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, फेंग यहाँ पर उसके सारे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर पा रहा है। वो सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा है, लेकिन इससे ये बात साफ पता चलती है कि वो लड़का जो है सिर्फ अटैक्स को अवॉइड नहीं कर रहा बल्कि बड़ी महारत के साथ अटैक्स को अवॉइड कर रहा है क्योंकि यंग मास्टर जैंग इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर है। इसके बावजूद वो यंग मास्टर फेंग को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहा। फेंग बड़ी आसानी के साथ अटैक्स को हिट कर रहा था, यहीं पर उसके एक अटैक को हिट करने पर यंग मास्टर जैंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है वो उठता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये लड़का मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर पा रहा है। जबकि हमारा फेंग फिर से यहाँ पर उसकी इंसल्ट कर देता है तो वो उसे कहता है कि यंग मास्टर जैंग मुझे लगता है कि तुम्हें अपना मुंह चलाने की बजाय यहाँ पर अपने हाथों और पैरों को चलाना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त। मुझे लगता है कि तुम इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते जिसकी वजह से तुम्हारा 4th लेवल भी मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। मार्शल आर्ट्स का स्किल तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग फिर से वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये बात तो वाकई में सच है कि यहाँ पर यंग मास्टर जैंग को और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हालांकि वो बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल तक पहुंच चुका है लेकिन इसके बावजूद भी वो यंग मास्टर फेंग के ऊपर एक पंच भी लैंड नहीं कर पा रहा है कि जैंग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिक्सर्स और मेडिसिन को यूज करते हुए अपने आप को महान बना चुका है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पिल्स को यूज करते हुए इसने अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाते हुए बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल को हासिल किया है जो कि एक नेचुरल बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल से बहुत ज्यादा बेकार है। जैंग को उन सभी की बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके साथ उसके जो साथी होते हैं उनसे कहता है कि तुम सभी लोग वहां पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको क्रिपल कर दो। तो जैसे वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं हमारे फेंग को मारने के लिए, इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो वो लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कौन कमीना अब यहाँ पर बीच में टपक रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है जो तुम हमें यहाँ पर बीच में रोक रहे हो। जैसे वो लोग देखते हैं तो वो अंकल फेंग चैन होते हैं तो उसे देखते वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो अंकल फेंग चैन उनसे कहते हैं कि अब जबकि 1-on-1 फाइट को छोड़कर तुम लोग यहाँ पर रूल को बुलाकर 5 लोग एक से फाइट करने वाले हो तो क्यों ना मैं भी यहाँ पर इस फाइट में शामिल हो जाऊं, तो मुझसे फाइट कर लो। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली जैंग कोई। वो उसे कहता है कि अंकल फेंग प्लीज हमें माफ करना, हम लोग तो बस यहाँ पर आपके बेटे के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, ब्लड लाइन कंपटीशन। मुझे जाकर उस कंपटीशन की तैयारी करनी है, बाकी की तीनों फैमिलीज भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। तो मैं फेंग के साथ उसी दिन वहां पर फाइट करूंगा और जितनी फाइट करना चाहूँ वहां कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं फाइट नहीं करनी, तो हम लोग यहाँ से जाना चाहेंगे। और इसी के साथ ही वो लोग पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और जाने से पहले हमारा जैंग कुई जो होता है हमारे फेंग से कहता है कि इस बात को याद रखना कि उस ब्लड लाइन टेस्ट में अगर तुम आते हो तो कंपटीशन के दौरान मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि आज यहाँ पर इन सभी लोगों के सामने तुमने मेरी जितनी इंसल्ट की है मैं उसे 10 गुना वापस दूंगा। तो फेंग से कहता है कि ये तो उस कंपटीशन में पता चलेगा कौन किसको हराने वाला है। और फिर साथ ही जैंग कोई अपने साथी से कहता है कि मेरे लिए जड़ी बूटियां खरीद कर लाओ और सबसे बेस्ट पिल्स बनाकर लाओ ताकि मैं और ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकूं क्योंकि 15 दिन के बाद जो हमारा ब्लड लाइन टेस्ट कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में फाइट के दौरान इस लड़के को जान से मार डालूंगा। फेंग अपने फादर से कहता है फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे देख रहे थे, क्या आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो फादर उसे कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पर कुछ पीने के लिए आया था, बस तुम्हें देखा तो तुम्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है और ऊपर से तुम यहाँ पर लोगों के अटैक्स को अवॉइड करने में काफी ज्यादा बेहतर हो। तुमने कहा था कि तुम 3 साल में मास्टर डीजिंग को हरा दोगे, तो मुझे अब वाकई में तुम्हारे पर भरोसा हो गया कि तुम डीजिंग को जरूर हरा दोगे। तो वो कहता है हाँ डैड ऐसा लगता है कि मैं उसको हरा दूंगा। के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा फेंग अपने लिए पिल्स बनाने की कोशिश करता है। वो मेडिसिन लेकर जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आती कि पिल बनाए कैसे। और उसके बाद वो रात के वक्त उसी स्टोन के ऊपर चला जाता है और जाकर कहता है कि लिटिल मास्टर मॉली कहाँ पर हो, बाहर निकल आओ। कि मास्टर फिर से वहां पर बाहर निकलती है और कहती है क्या यार तुम बार बार यहाँ पर बीच में क्यों चले आते हो, मैं सो रही होती हूँ और तुम
मुझे डिस्टर्ब कर देते हो। रात के वक्त अब तुम्हें कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है? तुम्हारा फेंगाओ से कहता है कि मास्टर मैं सारी की सारी जड़ी बूटियां लेकर आ गया हूँ जिनके साथ में जहाँ पर एक पिल बना सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि पिल बनानी कैसे है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पिल को रिफाइन कैसे करते हैं। मैं एक एल्केमिस्ट, मुझे मेरे पास फार्माकोफिया तो है लेकिन मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ। कि मास्टर से कहते हैं कि बेवकूफ कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि पिल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है? तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें एक गार्ड लेवल का फार्माकोफिया दिया था, वो गार्ड लेवल का फार्माकोफिया इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर है, तो चलो जल्दी से सड़ी जड़ी बूटियों को डायरेक्टली खा जाओ। तो वो कहता है क्या मास्टर जी तुम क्या कह रही हो, क्या इन जड़ी बूटियों को मैं ऐसे ही खा जाऊं, क्या इनको रिफाइन करके इनके साथ एक पिल नहीं बनाऊंगा? तो मास्टर से कहती है नहीं, इनको डायरेक्टली खा जाओ, और इसी के साथ ही मास्टर गायब हो जाती है। तो हमारा फेंगाओ कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर कहीं मरवाने के चक्कर में तो नहीं है, चलो ठीक है अब खा ही लेता हूँ, और इसी के साथ ही वो जड़ी बूटियां उठाता है और उनको खाना शुरू कर देता है। तो हमारा फेंगाओ कहता है कि इनका टेस्ट तो बहुत ज्यादा बुरा है, मुझे यहाँ पर कच्ची जड़ी बूटियों को खाना पड़ रहा है, अगर पिल होती तो फिर बड़ी आसानी से मैं इसको खा लेता, और वो सारी जड़ी बूटियों को वहां पर निकल जाता है। उनको खाने के बाद कहता है कि चलो अब उस फार्माकोफिया के अंदर चलकर देखते हैं कि वहां पर इन सारी पिल्स को रिफाइन करने का मेथड क्या है, क्योंकि पिल्स के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे पेट के अंदर चले गए हैं। तो हमारा फेंगाओ वहीं पर अपना ध्यान लगाता है और अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, और कॉन्शियसनेस के अंदर जाने के बाद जैसे वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो सारी जड़ी बूटियां उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब होने के बाद उनके अंदर से एनर्जी निकल रही है। इसी के सामने उस पिल का फार्मूला उसके सामने आता है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक वो सारी जड़ी बूटियां लेकर आया था, तो इसी के साथ ही वो सारी जड़ी बूटियां वहां पर रिफाइन होती है, अपने आप ही रिफाइन हो जाती है, और रिफाइन होने के बाद उनके अंदर से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी डायरेक्टली उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, बिना कोई पिल बने वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फेंगाओ कहता है कि तो बहुत ही कमाल हो गया, वो पिल की एनर्जी पूरी तरह से मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी है, जो पिल मैं जहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब यह है कि मैं बिना कोई पिल बनाए जहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। तो अगले दिन हमारा फेंगाओ फिर से ट्रेनिंग कर रहा था, वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी बॉडी जब थक जाती है तो वो फिर से वहां पर जड़ी बूटियां खाता है, और वहां पर पिल के इफेक्ट्स को यूज करते हुए अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो फेंगाओ कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर रिकवर करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ कुछ ही मिनट्स में अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ, दोबारा प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाऊंगा। वो गार्ड लेवल का फार्माकोफिया जो कि लिटिल मास्टर ने मुझे दिया है तो वाकई में बहुत ज्यादा महान है, क्योंकि वो इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर इंटेग्रेटेड है, जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी के अंदर ही जड़ी बूटियों को मिक्स करके उनके इफेक्ट्स को अपनी बॉडी में ही सोख सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि पिल बनाऊंगा वो काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। फिर साथ ही हमारा फेंगाओ कहता है लेकिन मेरे पास यहाँ पर अब भी एक बड़ी मुश्किल है, और वो बड़ी मुश्किल यह है कि मैं जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा महंगी हैं। एक साल की सेविंग मैंने यहाँ पर कुछ ही दिन की जड़ी बूटियों के लिए जाया कर दिया, अब मेरे पास और ज्यादा पैसे नहीं बचे, तो मैं और ज्यादा जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊंगा। हमारे फेंगाओ को यहाँ पर कोई आइडिया आता है, और इसी के साथ ही वो कहता है कि ये आइडिया हो सकता है काम करे। फिर साथ ही वो कहता है कि लिटिल मास्टर कहाँ पर हो, तो उसकी मास्टर बाहर निकलती है और उसे कहती है क्या हुआ, अब बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। लास्ट नाइट फार्माकोफिया को यूज किया था, मुझे बताओ कि उस पिल के इफेक्ट्स कैसे रहे जिस पिल को तुमने ऑब्जर्व किया है। तो फेंगाओ से कहता है कि मास्टर वो बहुत ज्यादा कमाल का था, वो फार्माकोफिया जो आपने मुझे दिया है उसकी मदद से मैं पिल्स को बड़ी आसानी से अपनी बॉडी के अंदर ही ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पर आपकी जितनी रिस्पेक्ट करूँ उतनी ही कम है, मैं आपको वर्शिप करना चाहता हूँ, आप एक बहुत ही महान मास्टर हैं। तो मास्टर लाओ उसकी बात सुनने के बाद से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ किए जा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मेरे पास कोई भी ऐसी पिल्स नहीं है जो कि तुम्हारे काम आ सके, इसका मतलब यह है कि मुझसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे फेंगाओ को अपनी मास्टर से इस बार क्या चाहिए, क्योंकि वो जड़ी बूटियां ही तो मांगने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।